बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, बात करेंगे आज MGT 6 101 के जो चैप्टर 1 हमारा पहला पार्ट उसका अपलोड हो चुका है। ठीक है, आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो जी एंटिटी। एंटिटी बेसिकली एक बिजनेस को कहते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस है उसको हम एंटिटी कहेंगे। लेकिन एंटिटी की कोई शर्त है बिजनेस की एंटिटी की तीन शराइत है। तीन शराइत को आप जेल में रख लें, वो एंटिटी बन जाएगी। पहली शर्त क्या है कि वो एक रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि वो लीगल एक्टिविटी होनी चाहिए। तीसरी शर्त क्या है कि उसका मकसद पैसा कमाना हो। ठीक है, तो वो एक बिजनेस कहलाता है। अब बिजनेस जो है वो प्रॉफिट मोटिव भी हो सकता है, नॉन प्रॉफिट मोटिव भी हो सकता है। अगर तो प्रॉफिट मोटिव है तो हम बिजनेस उसे कहेंगे। वो एंटिटी बेसिकली आप कह सकते हैं कि एंटिटी है। वो प्रॉफिट मोटिव भी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट मोटिव भी। अगर वो प्रॉफिट मोटिव है तो वो बिजनेस बन जाएगा। अगर नॉन प्रॉफिट मोटिव है तो वो एक वेलफेयर सोसाइटी, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ बन जाएगी। ठीक है, बिजनेस हमेशा प्रॉफिट मोटिव होता है, एनजीओ कभी बिजनेस नहीं कहला सकता। तो दोनों को एंटिटी हम कह सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट मोटिव है तो बिजनेस कहलाएगा, प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो फिर कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी या एनजीओ कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। आप दो स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, दोनों से अगर मैं दो तीन सवाल पूछूं तो मुझे नहीं उम्मीद आप लोग जवाब दे सके। मैं कहूंगा कि जीएफसी फैन के मालिक का नाम क्या है, सुपर एशिया के मालिक का नाम क्या है, या अम, शेख सॉरी टोयो इंडस्ट्रीज के मालिक का नाम क्या है, आप लोग नहीं जानते। क्योंकि बिजनेस की अपनी शनाख्त होती है, वो मालिक की शनाख्त के साथ नहीं होता। लेकिन आपकी गली की नुक्कड़ पे जो किराने की शॉप है, उस बंदे को पूरी गली या पूरा मोहल्ला जो है वो नाम से जानता है। और उसका किराने की शॉप भी उसी के नाम से हो। ठीक है, तो जो प्रॉपर एक बिजनेस होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने नाम से जानी जाती है, ना कि अपने मालिक के नाम से। इसको कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस और मालिक दोनों आपस में सेपरेट है। नेक्स्ट चलेंगे। स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स वो लोग हैं जिनका बिजनेस के साथ कोई ना कोई लिंक है, कोई ताल्लुक है, कोई मतलब है, इन शॉर्ट समझ लें। स्टेक कहते हैं हम आम जुबान में या पंजाबी की जुबान में कह लें कि जिस बंदे का बिजनेस के साथ कोई मतलब है, वो बंदे का बिजनेस का स्टेक होल्डर। ठीक है, कोई स्टेक इन्वॉल्व है। किसका होगा? मालिकान जिन्होंने पैसा लगाया, क्रेडिटर्स जिन्होंने उधार हमें दिया है, बैंक जिससे हम लोन वगैरह लेते हैं, या बैंक जिसमें हमारा अकाउंट है, हमारे कस्टमर्स जो हमसे चीजें परचेज करेंगे, हमारे एम्प्लॉयज जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्वेस्टर्स आ गए, फिर ट्रेड कॉन्टैक्ट्स में आपके सप्लायर्स या कस्टमर्स आ गए, लेंडर्स जिन लोगों ने आपको कर्जा दिया है, टैक्सेशन अथॉरिटीज यानी कि गवर्नमेंट आपकी हो गई, मैनेजर या एम्प्लॉयज हो गए, फाइनेंशियल कंसल्टेंट यानी कि बैंक वगैरह हो गए, एडवाइजर्स। और सेपरेटली उसने गवर्नमेंट लिखा हुआ है, लेकिन वो जब टैक्स अथॉरिटीज आ गया तो गवर्नमेंट भी उसी के साथ आ जाता है। और जनरल पब्लिक, क्योंकि सोसाइटी या सोशल एक्टिविटी भी आपके लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो अल्टीमेटली भी जनरल पब्लिक भी आ जाती है। जिस तरह की केमिकल फैक्ट्री है, तो केमिकल फैक्ट्री अपना सारा वेस्ट जो है वो पानी में बहा दे, नहर में बहा दे, तो नहर का तो सारा पानी जहरीला और केमिकल वाला हो जाएगा। तो आप सोसाइटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, सोशल एथिक्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। सो दैट्स वाई पब्लिक का भी स्टेक इन्वॉल्व होता है। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलेंगे जी हम। फिर आगे गोइंग कंसर्न। देखिए जी, बिजनेस हमने इसलिए नहीं शुरू किया कि हम इसको 2 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद बंद कर देंगे, जहाँ जितनी देर तक हम जिंदा है बिजनेस चलता रहेगा, हमारी डेथ हुई बिजनेस बंद हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। उस किराने की दुकान की जिसकी मैंने मिसाल दी, अगर जिस बंदे ने स्टार्ट की है, उस 15 20 साल उसने काम किया है, फिर उसकी अपनी डेथ हो गई, तो उसकी किराने की शॉप पे उसका बेटा बैठ गया। तो बिजनेस जो है वो फोर्सिबल फ्यूचर, अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक चलाया जाता है। उसका मकसद 2 4 साल में बंद करना नहीं होता। नेक्स्ट चलेंगे जी। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें कोई लेंथी चीज नहीं है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास सिग्निफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गई। हमारे पास बैलेंस शीट है और इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन भी किया हुआ है, देखें। हमारे पास 5 मेजर हेड्स हैं अकाउंटिंग के। पांचों में पड़े एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस और कैपिटल, जहां ऑनर्स इक्विटी। तो हमारे जो एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं, ये दोनों जो है हमारा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं। ठीक है,
ये साथ देखें मैंने इक्विटी मेंशन कर दिया हुआ है। और जो हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है, यानी कि जो हम इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, जिसमें से हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और उसमें इनकम हमारे या रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। ठीक है। आगे चल के हम जब इनको प्रॉपरली बनाएंगे तो आपको ये चीजें फर्दर क्लैरिफाई हो जाएंगी। अब भाई अगर आपके जेल में कोई एम्बिग्यूटी भी चल रही है तो उसको चलने दें, कोई मसला नहीं है, उससे परेशान नहीं होना आपने। आगे चलेंगे जी। नेक्स्ट आ गया मेजरमेंट। देखिए जी, हम बिजनेस के अंदर या फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जो एसेट्स लिख रहे होते हैं, उन एसेट्स को हम चार तरह से लिखते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पर, करंट कॉस्ट, फेयर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू। इन चारों को हम डिटेल में अगर पढ़ना चाहें, मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा देता हूँ, लेकिन अगर हमें डिटेल में पढ़ना है तो ये MGT 401 में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आगे जो आपका सब्जेक्ट MGT 401 का भी आना है, उसमें हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इसका समझा दूं कि ये चारों टर्मिनोलॉजी क्या है। देखिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है कि आपने कोई एसेट, फर्ज करें हमने एक मशीन खरीदी है। मशीन मैंने खरीदी 1,47,000 की। उसको खरीदे हुए 4 साल हो गए हैं। तो 4 साल पहले जो एक साल 1,47,000 की आई थी, वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है। करंटली ये मशीन हमारी बुक्स में 80,000 की शो हो रही है, हमने इसको डेप्रिसिएट कर दिया है। ठीक है, डेप्रिसिएशन मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया। ठीक है। तो ये इसकी करंट कॉस्ट होगी कि अब इस हमारी बुक्स में ये 80,000 की है। फेयर वैल्यू का मतलब है कि आप मार्केट में उस मशीन को कितने का सेल कर हो जाएगी। मार्केट में पता करते हैं तो मशीन जो है वो 62,000, 62,000 की सेल हो रही है, तो वो उसकी फेयर वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू हम जब जो रिटर्न्स आ रहे होते हैं किसी भी एसेट से या किसी भी चीज से, हम जब उसकी डिस्काउंटेड वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो वो उसको प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये जब आपने MGT सॉरी ACC 501 पढ़ना है तो इंशाल्लाह ये उसमें पढ़ेंगे आप। ठीक है। तो ये कुछ फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ पे अगर हम इनको डिटेल में जाएंगे तो ये हमें परेशान करेंगे, इसलिए आपने इनके नामों को भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ी बहुत जो चीज समझाई थी वो समझा दी है, बस आगे चलेंगे जी। रेलिवेंस। रेलिवेंस क्या होता है? रेलिवेंस कहते हैं ताल्लुक रखने, रेलिवेंट, कोई रिलेशन होना, कोई ताल्लुक होना। ठीक है। तो रेलिवेंस होता है जी कंफर्मेटरी वैल्यू या प्रिडिक्टिव वैल्यू। हमें कंफर्म है कि ये चीज, ये वैल्यू है, या हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ये इसकी प्राइस हो सकती है। दैट इज कॉल्ड रेलिवेंस। रेलिवेंस रेफर टू वेदर द इंफॉर्मेशन मेक डिफरेंस टू द डिसीजन मेकर इन ऑर्डर टू मेक प्रेडिक्शन अबाउट द आउटकम ऑफ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इवेंट्स, और टू कंफर्म। हम या तो प्रिडिक्ट कर रहे हैं या हम कंफर्म है, लेकिन हम उस चीज की, जिस चीज की भी, फर्ज करें मैं किसी मशीन की प्रिडिक्शन कर रहा हूं कि आने वाले 3 सालों में ये मशीन जो है काम करना छोड़ देगी, या फिर मुझे कंफर्म है कि ये 3 साल में काम करना छोड़ देगी, लेकिन दोनों सूरतों में मैं उस मशीन से रेलिवेंट बात कर रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड रेलिवेंस। नेक्स्ट आता है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी इज द बेसिस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। यानी कि हमें उस चीज को रिपोर्ट करना है जिसकी कोई वर्थ है। जिस चीज की वर्थ नहीं है आप उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते। मिसाल ले ले, मैंने एक सीलिंग फैन परचेज किया है। सीलिंग फैन की यूजफुल लाइफ 5 साल होती है। मैंने अब मैं वो फैन 10,000 का परचेज किया था। मैंने हर साल 2,000 उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। 5 साल बाद उसकी वैल्यू जीरो हो गई। तो 5 साल बाद अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो मटीरियलिटी के बेस पर आप उसकी कोई वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने उसको टोटली डेप्रिसिएट कर दिया। हो सकता है वो फिजिकली आपके पास और 10 साल भी काम करे, लगा रहे, चलता रहे, लेकिन आप उसको डेप्रिसिएशन के हिसाब से डेप्रिसिएट करके उस एसेट को जीरो कर चुके हैं। तब उसकी कोई वर्थ, कोई वैल्यू, कोई फिजिकल हैसियत नहीं है। आगे चलेंगे जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेरीफाइबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी बेसिकली होता है कि हम जब कंपेयर कर रहे होते हैं अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, हम कल कहाँ थे, हम आज कहाँ खड़े और कल कहाँ होंगे, दिस इज कॉल्ड कंपेरेबिलिटी। वेरीफाइबिलिटी होता है कि हम वेरीफाई करते हैं कि आया जो काम, जो चीज चल रही है वो ठीक है कि नहीं। डायरेक्टली इसको पढ़ते हैं फिर बात समझ आ जाएगी। दो तरह की वेरिफिकेशन दो तरह से होती है, डायरेक्ट वेरिफिकेशन और इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन। बल्कि आप इसको इस तरह से देख लें
कि आप कैश काउंट करते हैं तो आप वेरीफाई कर रहे हैं कि आपके पास कैश कितना पड़ा हुआ है। आप फिजिकली जाके एसेट को चेक करते हैं कि जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये एसेट लिखा हुआ है तो क्या फिजिकली आया भी है कि नहीं आया। दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। ठीक है। ये डायरेक्ट भी हो सकती है, आप फिजिकली खुद जाकर चेक करते हैं, और इनडायरेक्ट भी हो सकती है कि आया, प्रोडक्शन शुरू हो गई, इसका मतलब एसेट आया, मशीन आई है तो उससे प्रोडक्शन हो रही है ना। आगे चलेंगे जी। जी स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर था। हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हमने चैप्टर 2 पे बात करना है। ऑब्वियसली अकाउंटिंग इक्वेशन है। ठीक है। तो कल पहले तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन सीखेंगे इंशाल्लाह। अगर कल हमें टाइम मिला तो चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे, लेकिन अदरवाइज चैप्टर 2 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। कल हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रॉपरली सीखना है। ओके बेटा, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।